क्लास कैमरा ऑन कर लो सब लोग। लास्ट क्लास में तो अटेंडेंस नहीं दिया था, और नहीं करेंगे तो आज के दिन भी नहीं होगी। ऑन कर लीजिए आप लोग। कैमरा ऑन कर लीजिए और मुझे बताइए कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। कंपैरिजन बताए थे मैम, होलसेलर और रिटेलर का लास्ट में। मैंने डिफरेंस बताया था और मैंने पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल बताए थे। क्या क्या थे पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल में, कुछ याद है? अब मैम बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, यस, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और राइवलरी अमंग रेट ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, रेट इंट्रेंट, ऑफ न्यू एंट्रेंट्स और एक और क्या बोलो, ठीक बोल रहे थे तुम। बायर सप्लायर और दोनों याद का नहीं है मैम। बार्गेनिंग पावर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये भी था ना एक पॉइंट। यस मैम, यस यस मैम। बिल्कुल, ये पांचों क्लियर है? यस, ये 5 फोर्सेस मॉडल क्लियर है। डिफरेंसेस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर बताया था उसके बाद कि क्या डिफरेंस है होलसेलर एंड रिटेलर के बीच रिटेलर में। का। ठीक है, इसके आगे हम लोग अभी शुरू करेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मैम थोड़ा थोड़ा बता दीजिए ना सब में से। क्या बताऊं, सब में से मैम बताऊं? लास्ट क्लास नहीं किए थे इसलिए नहीं बोल किए थे, ये बोलिए कि क्लास नहीं किए थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा था कि क्या इंडस्ट्री में या किसी कंपनी के कंपटीशन को शेप, कौन इंडस्ट्री में कौन सी चीजें ऐसे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में कंपटीशन को टफ बनाती है या इजी बनाती है। इसमें हमने 5 फैक्टर्स देखा था। एक फैक्टर्स था उसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, यानी कि सेम ही जैसे कलम का इंडस्ट्री है या फिर जूतों का इंडस्ट्री है या फिर कपड़ों का इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इन इंडस्ट्रीज में जो नए इंट्रेंट्स के आने से जो थ्रेट होता है कंपनीज को, ये भी उनमें क्योंकि अगर अधिक एक ही सेक्टर में अगर एक से ज्यादा, पहले कैसे था, बिस्लरी था, ठीक है ना, पैकेज वाटर में बिस्लरी आया था सबसे पहले। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे ब्रांड आने लगे, उसके बाद बहुत सारे लोकल ब्रांड्स आने लगे पैकेज वाटर को लेकर के। तो क्या हो गया, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते हैं ना, वो अलग अलग जगह पे बढ़ते चले जाते हैं, तो ये कंपटीशन को शेप करता है। यस, तो न्यू यस एंट्रेंट्स मैम। यानी न्यू इंटिटीज के आने से, सेम इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स के आने से जो थ्रेट होता है, जिससे उस इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, तो मैंने बताया था एक है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, यानी बायर के हाथ में बार्गेनिंग पावर कब होता है, कब बायर निगोशिएट कर सकता है कि मुझे इसी पैसे पे चाहिए, इससे ज्यादा में नहीं चाहिए। तो जब सेम इंडस्ट्री में एक से अधिक, जैसे जैसे पहले एक रहता है, मान लो एक ही प्लेयर है, तो बायर के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होता, वो किसके पास होता है, वो उस कंपनी के पास होता है कि वो जिस रेट पे चाहे आपको सामान बेच सकता है। लेकिन जैसे जैसे उस इंडस्ट्री में, यानी कि अगर हमने पैकेज वाटर का एग्जांपल लिया या फिर हम कोई भी बेवरेज का एग्जांपल ले लें या फिर हम अपरेल्स का एग्जांपल ले लें या फिर हम स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स आर्टिकल्स एक्सेसरीज का एग्जांपल ले लें, तो अगर एक से अधिक प्लेयर आ जाएंगे तो क्या होगा, बायर के हाथ में बार्गेनिंग पावर रहेगा कि फलाना तो हमको इतने में दे रहा है, आप हमको इतना ज्यादा में दे रहे हैं, हम वहां से ले लेंगे। तो क्या होगा, रेट कॉम्पिटिटिव होगा, है ना। तो बायर के पास बार्गेनिंग पावर होता है तब जबकि मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं किसी एक इंडस्ट्री में। लेकिन सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर यानी तब वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे सामान या सर्विसेज देता है जबकि उस इंडस्ट्री में नंबर ऑफ प्लेयर्स गिने चुने हैं, ठीक है ना, कम है और सभी लगभग प्रीमियम रेट पे सामान दे रहे हैं। तो फिर इस समय बायर के हाथ से बार्गेनिंग पावर निकल करके सप्लायर के हाथ में चला जाता है। तो अगर अधिक प्लेयर्स हैं तो बार्गेनिंग पावर बायर के पास है, अगर लिमिटेड है, गिने चुने एक दो है, तो फिर उसमें बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास है। बार्गेनिंग पावर मतलब निगोशिएशन का पावर, ठीक है ना, यानी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे सामान देने या लेने की बात जब हम करते हैं। आपके ही एरिया में मान लीजिए कि एक दो ही दुकान है, तो फिर वो जिस रेट पे देता है हम ले लेते हैं, राइट। अगर मल्टीपल होगा और कहीं पे सस्ता है कहीं पे उससे महंगा है, तो हम क्या बोल सकते हैं ना कि वहां पे तो सस्ता मिलता है, हम वहां से ले लेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? मैम आवाज बहुत कट कट के आ रहा। इंटरनेट इशू हो सकता है। अभी ठीक है? अभी ठीक है?
यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। नेक्स्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बायर, समझ में आया। थर्ड है इस जो इस इंडस्ट्री में थर्ड फोर्सेस है वो है थ्रेट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। सब्स्टिट्यूट का मतलब हमने लास्ट क्लास में बताया था कि सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करने वाला जो दूसरा गुड्स है उसको हम बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट, राइट। सब्स्टिट्यूट, जैसे घी का सब्स्टिट्यूट डालडा आया, रिफाइंड आया, समझ में आया। घी की जगह पे हम थोड़ा सस्ता मिलता तो ये ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं। टी कॉफी आपको मालूम है ये एक सब्स्टिट्यूट है आपस में। और भी मैंने बताया था क्या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि एक चीज को यूज करेंगे तो दूसरा चीज भी यूज करेंगे, जैसे ब्रेड के साथ बटर, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, राइट। ब्रेड का जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा उस अनुपात में बटर का भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में यस आया। मैम। तो यस ऐसे मैम। हाँ, ऐसे रिफिल और पेन, अब तो रिफिल का कॉन्सेप्ट खैर खत्म हो गया क्योंकि पेन का रेट ही बहुत कम हो गया है, लेकिन ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, राइट। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जो आपको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, उसका वही काम, उसका वही पर्पस दूसरे किसी सामान से फुलफिल हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, जल्दी बताइए। लास्ट क्लास में हमने एक आध सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया था। अभी मैंने बताया जैसे घी के लिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है डालडा, तेल, राइट। कॉफी के लिए है टी, और भी बताओ। शुगर के लिए है दूध, राइट। दीज आर मैम कॉफी, दूध। दूध की जगह पे कॉफी कौन पीता है, चाय की जगह पे कॉफी पी लेता है, ठीक है ना। जिसको दूध पीना हो तो दूध ही पीता है, कॉफी थोड़ी ना उसकी जगह पे पीता है। जैसे बच्चों को हम कॉफी थोड़ी ना दे देते हैं दूध की जगह, राइट। तो दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, दे आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉफी बनाना है तो दूध चाहिए आपको, समझ में आया। यस मैम। तो फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यानी वो चीजों की जरूरत जो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप ए सामान खरीद रहे हो, कोई सपोज करो ए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वही नीड आपका बी प्रोडक्ट खरीदने से भी सेटिस्फाई हो जाता है, उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो मार्केट में जितने सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे, ठीक है ना, अगर जैसे कि मैंने कहा मोबाइल किस किस चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, अलार्म क्लॉक को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और वॉच को, वॉच, ठीक है, क्लॉक वॉच एक ही चीज है। और बताइए, टॉर्च को सब्स्टिट्यूट कर रहा है मान लो। तो धीरे धीरे अगर नॉर्मली हम सब देखते हैं कि अब टॉर्च नहीं है तो मोबाइल की लाइट से काम कैलकुलेटर को मैम, कैलकुलेटर को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो उन सब प्रोडक्ट्स के लिए एक थ्रेट है ना कि एक ही चीज में, एक ही गैजेट के अंदर आपको इतने सारे सर्विसेज मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको पहले अलग अलग प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था। समझ में आया। अलार्म क्लॉक अब आपको नहीं मिलता होगा ज्यादातर घरों में, क्योंकि मैम कैमरा भी तो लगा लेते हैं। कैमरा भी, वेरी गुड। तो ये मोबाइल कैमरा को भी सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो ये सब्स्टिट्यूट आ जाने से थ्रेट हुआ उन सारे कंपनीज को, समझ में आया। yes ma'am. So all these factors actually constitute competition into the market, और उसके बाद rivalry among the existing competitors। जो new entrants है, जो नए आ रहे हैं, उनसे थ्रेट है ही। जो सब्स्टिट्यूट को लेकर के आ रहा है, विकल्प को लेकर आ रहा है कि इसके बदले ये यूज कर लीजिए, ये भी वैसा ही काम करेगा, तो वो भी एक थ्रेट है ही। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है उनके बीच में जो राइवलरी है, यानी उनके बीच में जो कंपटीशन है, ये भी मार्केट के उस इंडस्ट्री के कंपटीशन को शेप करता है। दिस इज पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, जिसमें हमने बायर का नेगोशिएशन पावर, सप्लायर का नेगोशिएशन पावर, कॉम्पिटिटिव राइवलरी यानी जो कॉम्पिटिटर्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे हीरो हो गया, होंडा हो गया, और भी आप बजाज हो गया, ये सब कैसे ऑटोमोबाइल में आपस से कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इनके बीच में कैसा, कितना ज्यादा कैपेबिलिटी है अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट करने के, लाइक किस तरह का प्रोडक्ट, ये किस तरह के सर्विसेज प्रोडक्ट ये ऑफर कर रहे हैं, किस तरीके के ऑफर्स दे रहे हैं, किस तरीके का मार्केटिंग अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या ऑफर्स दे रहे हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, डिस्काउंट, उसके बाद कभी कभी प्राइस, कभी कभी कैशबैक, अगेन बहुत तरह के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का अडॉप्ट करते हैं कंपनीज। ये एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स के बीच में जो राइवलरी है उसको शो करता है। These are the 5 different forces which shape the market competition. ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, what are the differences between the retailer and wholesaler। तो wholesaler पहले क्या करता है, wholesaler का मतलब क्या होता है कि वो बल्क में क्वांटिटी खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, और क्या करता है, बल्क में उसको बेचता है, जिसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिलती है। वो क्या है उसका बिजनेस मॉडल, B2B, यानी वो बिजनेस से लेता है और बिजनेस पर्पस के लिए लेता है।
इंडिविजुअल को नहीं भेजता है। जबकि रिटेलर का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, B2C, यानी कि वो डायरेक्ट बिजनेस करता है और कंज्यूमर को देता है। इंडिविजुअल को सामान यूनिट वाइज स्मॉलर यूनिट में बेच करके अपना प्रॉफिट कमाता है, राइट। तो प्रॉफिट का जो लेवल है वो रिलेटिवली हाई होता है होलसेलर के पास, उसके मुकाबले कंपैरेटिवली लेस होता है रिटेलर के पास, क्योंकि होलसेलर जो कि बल्क में बेच रहा है तो वो आपको क्या कर सकता है, डिस्काउंट भी अधिक दे सकता है, जबकि रिटेलर उतना अधिक डिस्काउंट नहीं दे सकता है अपने कस्टमर को। कंपटीशन है होलसेलर का कम रहेगा कंपटीशन, क्योंकि एक एरिया में एक रीजन में कंपटीशन होलसेलर कम होते हैं, ठीक है ना। होलसेलर कह दो, एजेंट कह दो, ब्रोकर कह दो, वो लोग लिमिटेड होते हैं। किसी का एजेंसी ले लिया तो एक तो आपको मिलेंगे जिसके पास एजेंसी है, लेकिन रिटेलर मल्टीपल्स होते हैं, है ना। रिटेलर बहुत अधिक होते हैं तो उनके बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन होता है कंपैरिजन टू होलसेलर्स के बीच में जो कंपटीशन होता है उससे। जो होलसेलर है वो कनेक्ट करता है किसको किसको, तो वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को कनेक्ट करता है, व्हाइल रिटेलर होलसेलर एंड कस्टमर के बीच में कनेक्टिंग लिंक के तौर पे काम करता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑब्वियसली होलसेलर का अधिक होता है, रिटेलर से बताया ही मैंने। कैपिटल रिक्वायरमेंट किसका अधिक होगा, मैम होलसेलर का। बिल्कुल, होलसेलर का कैपिटल रिक्वायरमेंट ह्यूज होता है और रिटेलर का उससे कम होता है। लिमिटेड प्रोडक्ट्स में, यानी होलसेलर के पास मैंने कहा ना पुनाको का एजेंसी, पार्ले जी का एजेंसी है, राइट, ठीक है, किसी हॉर्लिक्स की एजेंसी है, कोई 2-4 एजेंसीज वो ले लेते हैं और उसके वो होलसेलर बन जाते हैं। जबकि रिटेलर के पास मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज होता है, तो होलसेलर डील्स इन लिमिटेड प्रोडक्ट्स व्हाइल रिटेलर्स डील्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। एरिया ऑफ ऑपरेशंस होलसेलर का लार्जर होता है, क्योंकि एक एरिया में 2 ही होलसेलर है तो वो ज्यादा एरिया को कवर करता है। व्हाइल रिटेलर क्या है, हर मोहल्ले में 2-3-4 दुकान है तो उनके जो एरिया है वो लिमिटेड है। समझ में आया ये। देखो सुधा की यस मैम। एक सुधा का एजेंसी आपके मोहल्ले के 5-7-10 दुकान में सप्लाई करता होगा सुधा का दूध, बटर, जो भी है उनका पनीर, जो भी दही है, सब कुछ सप्लाई करता होगा ना एक एजेंसी वाला। जबकि रिटेलर के पास क्या है, रिटेलर के पास वो सामान आता है तो उस एरिया के जितने कस्टमर है, कभी ए दुकान में चलेंगे, कभी बी में, कभी सी में, तो ये क्या होता है, स्मॉलर एरिया को क्या करते हैं, कैटर करते हैं, जबकि रिटेलर लार्जर एरिया को कैटर करता है। आगे कस्टमर वाइज देखें तो होलसेलर कस्टमर को नहीं कैटर करके गिने चुने दुकान को अपना सामान सप्लाई करता है, जबकि रिटेलर का जो कस्टमर रेंज है वो अधिक बड़ा होता है, वो इंडिविजुअल कस्टमर को भेजता है तो अधिक उनके कस्टमर्स हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, जैसे इंडिविजुअल कस्टमर्स में हम अगर बोलें तो, ठीक है। आर्ट ऑफ सेलिंग होलसेलर के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, जबकि रिटेलर के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि कैसे अपने कस्टमर को खुश रखना है, कैसे उनको रिपीट परचेज के लिए परस्यू करना है या फिर उनको लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इनमें आर्ट ऑफ सेलिंग होना चाहिए कि कैसे आप अपने सेलिंग आर्ट से उनको इम्प्रेस करेंगे और वो बार बार आपसे सामान लेने के लिए आएंगे, ठीक है। नीड फॉर एडवर्टीजमेंट होलसेलर को कोई भी नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट नहीं होती, जबकि रिटेलर्स अपने दुकान का या अपने शॉप का एडवर्टीजमेंट करता है ताकि वहां अधिक से अधिक लोग पहुंचे, राइट, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में मर्चेंडाइजिंग भी शुरू किया था, देखना कि मर्चेंडाइजिंग क्या है। मैंने आपको पहले बताया था कि मर्चेंट का मतलब आपको मालूम है, मर्चेंट का मतलब सेलर, ठीक है ना, व्यापारी। तो जो व्यापारी है उसको हमने मर्चेंट कहा, एंड मर्चेंडाइज का मतलब होता है सामान, जिस चीज को वो बेच रहा है, ठीक है ना, वो मर्चेंडाइज। और मर्चेंडाइजिंग मतलब अब आप कैसे, क्या राइट क्वांटिटी होगा, क्या राइट क्वालिटी होगा, क्या राइट प्राइस होगा, किस समय में किस प्लेस पे आप उस सामान को अपने कस्टमर को मुहैया कराओगे, ये मर्चेंडाइजिंग हो गया। ओवरऑल प्लानिंग, मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है पूरा प्लानिंग मार्केटिंग के बारे में, राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ मर्चेंडाइज, यानी कि सामान जिसमें आप डील कर रहे हैं, राइट प्लेस कहाँ पे आप उसको उपलब्ध कराएंगे, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी एंड राइट प्राइस, सही प्राइस पे, सही क्वांटिटीज, सही उचित समय पे, उचित जगह पे कैसे आप डिलीवर करेंगे। जैसे अमेजन है, अमेजन क्या करता है आपके घर में, यानी कि वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट है उसके पास, तो 1 करोड़ से ज्यादा मर्चेंडाइज में वो डील करता है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट में, जो 24 आवर्स से लेकर के 48, 72 और 4-5 दिन के अंदर क्या करता है, वो
ऑन कैश डिलीवरी, और फिर पहले से आपने पेमेंट कर दिया ऑनलाइन पेमेंट के बेसिस पर, वो क्या करता है आपको डिलीवर करता है आपके फुट स्टोर पे, ठीक है, आपके फुट स्टेप पे, यानी कि आपके घर के पास सामान डिलीवर कर देता है। उसका मर्चेंडाइजिंग कैसा है कि वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यू जस्ट प्लेस ऑर्डर ऑन योर मोबाइल एंड दे विल डिलीवर द प्रोडक्ट्स एट योर फुट स्टेप, ठीक है। तो इसको मर्चेंडाइजिंग, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो मर्चेंडाइजिंग के अंदर आता है। एंड मर्चेंडाइजर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटेल सेक्टर। मर्चेंडाइजिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए ओवरऑल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, बाइंग, असॉर्टिंग। प्लानिंग मतलब आपको पता है कि क्या बेचना है, कहाँ बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, ये सारे आंसर्स प्लानिंग में हो जाते हैं। बाइंग मतलब कहाँ से आप खरीदेंगे। असॉर्टमेंट मतलब हाउ विल यू डिफरेंशिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कैसे आप अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। प्रमोट कैसे करेंगे, सेट कैसे करेंगे, और सेटिंग यानी डिस्प्ले से रिलेटेड है, हाउ विल यू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट, ठीक है ना, इनटू द स्टोर। और कैसे आप रिप्लेनिश करेंगे। रिप्लेनिश का मतलब मैंने बताया था कि कुछ चीज खाली हो जाता है तो हम रिफिल कर देते हैं, इसी को रिप्लेनिशिंग करते हैं। रिप्लेनिशिंग ऑफ द गुड्स, यानी कि जो चीज सेल्फ से खत्म होने वाला है उसको वापस से आप सेल्फ पे कैसे ले आएंगे, यानी ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद जब आपके इन्वेंट्री में आ जाएगा तो आप उसको स्टोर में लगा देंगे। ये सब चीज टाइम पे होना चाहिए, यानी कि यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टॉक, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे कस्टमर क्या हो जाएंगे, क्विकली मूव कर जाएंगे किसी और दुकान में जहाँ पे उनको मिलेगा। और फिर उनको 2-4 बार अगर ये एक्सपीरियंस हो गया किसी रिटेल स्टोर का, तो समझ लेंगे, उनके दिमाग में एक परसेप्शन हो जाएगा कि इस दुकान में हमेशा दे आर रनिंग सॉर्ट ऑफ समथिंग और देयर, राइट, इसलिए कुछ मिलता नहीं यहाँ पे, चलो वहाँ चलते हैं, राइट। तो इस तरह का इमेज यू कैन नॉट अफोर्ड टू क्रिएट सच इमेज इन रिटेल सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है अनसोल्ड। हाँ ठीक है, गुड्स जो भी हम परचेज करते हैं, जो अगर हम सोल्ड करते हैं, या तो वो सेल हो जाता है, या और सेल अगर हो गया तो हमको रिप्लेनिश करने की जरूरत पड़ी, यानी कि हमको वापस से खरीद करके अरेंज करने की जरूरत पड़ती है। और अगर अनसोल्ड हो गया तो क्या हो गया, अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट्स बर्डन ऑन द फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट पे अनसोल्ड स्टॉक का क्या होता है, बर्डन क्रिएट होता है कि अब आप कैसे पैसे जो उसमें फंस गए हैं वो कैसे पैसे आप निकालेंगे। तो आप यूएस जो होता है एंड ऑफ सीजन से, ठीक है ना, उसके थ्रू या डिस्काउंट के थ्रू, या आप किसी और स्ट्रैटेजी की, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके क्या करते हैं, अपने स्टॉक के अनयूज्ड प्रोडक्ट को, अनसोल्ड प्रोडक्ट को जल्दी से निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि उसमें ज्यादा नुकसान ना हो और जो कंपनी का पैसा फंसा हुआ उसको आप जल्दी से निकाल सके। समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट मर्चेंडाइजिंग। हमने ऑब्जेक्टिव देखा था, देयर आर 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग, जिसमें पहला क्या है, बाई, कैसे आप खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, मैं बताऊंगी बाइंग का डिसीजन कैसे लेते हैं। तो फ्रॉम वेयर यू बाई, सेंट्रलाइज बाइंग होगा या डिसेंट्रलाइज बाइंग होगा, ये सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है ना, आपके अपने इन्वेंट्री में रखने के लिए है, या फिर कितना उसका सेल्फ पीरियड है, इन सब बेसिस पर आप क्या करते हैं, बाइंग डिसीजन लेते हैं। उसके बाद जब आपने बाई कर लिया सामान को, इन्वेंट्री में आपके सामान आ गया, तो अब आपको मालूम है कैसे सामान खरीदेंगे, जो ज्यादा नीड में, जो ज्यादा डिमांड में है, जिसके लिए पीपल ज्यादा पूछते हुए आते हैं, कस्टमर्स ज्यादा पूछते हुए आते हैं। एंड देन द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मर्चेंडाइजिंग इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ग्रोथ, प्रॉफिट, ये सब आप कैसे कर सकते हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका स्टॉक हमेशा सेल होता रहेगा, इन्वेंट्री में जो भी चीजें हैं वो डिमांड में रहेंगे एंड फ्लो होता रहेगा, यानी कि आप उधर से खरीद के लाएंगे, उधर से कस्टमर को खरीद के ले जाते रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को यानी ग्रोथ और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं, राइट। ठीक है, एक्चुअली यहाँ से हम लोगों को शुरू करना था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज। मैंने अभी मर्चेंडाइज का मतलब क्या बताया विभा? यस, क्या बताया मैंने मर्चेंडाइज का मतलब? बताइए विभा, मैंने भी बताया मर्चेंडाइज का मतलब क्या बताया? नो, कोई नहीं बता सकता, कोई बता सकता है, हैंड रेज करो। मर्चेंडाइज मींस व्यापार। नहीं, मर्चेंडाइज मतलब सामान जिसमें आप डील कर रहे हैं, ठीक है ना, शूज का है, टेक्सटाइल का है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, जिसमें आप डील कर रहे हैं, दैट बिकम्स योर मर्चेंडाइज। देखो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? यस मैम। स्टैपल प्रोडक्ट यानी वैसे प्रोडक्ट्स जो
एवरीडे नीड में आते हैं, ठीक है ना, ऑल दोज थिंग्स व्हिच इज नेसेसरीज फॉर द लाइफ, और डेली यूज में हम उसको यूज करते हैं, जैसे फूड्स, क्लोथिंग, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज यानी सोप, हैंड वॉश, ठीक है ना, शैम्पूज, ये सब रेगुलर यूज में आने वाले सामान है, इसको हम स्टेपल प्रोडक्ट्स बोलते हैं या स्टेपल मर्चेंडाइज बोल सकते हैं, ठीक है। इसका डिमांड रेगुलर रहता है, ये कभी भी क्या होता है आपके इन्वेंट्री में रखा नहीं रहेगा, ये क्विकली मूव होगा। इसको हम एफएमसीजी प्रोडक्ट भी, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी है, सारे नहीं है, लेकिन जो टॉयलेटरीज है या जो कॉस्मेटिक्स है ये सब क्या है, एफएमसीजी मतलब फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी, फास्टेस्ट, एफ हो गया, एम मतलब मूविंग, सी हो गया कंज्यूमर्स, एंड जी हो गया गुड्स। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इसी को बोलते हैं जो जल्दी से कोई लाता है और जल्दी ही उसका बिक जाता है, निकल जाता है, उसको एफएमसीजी, क्योंकि घर में इसकी खपत डेली बेसिस पर है, रोजाना है, तो ऐसे चीजों को हम स्टेपल बोल सकते हैं। फूड ग्रेन्स, राइस, आटा, ये सब भी, मैदा, बेसन, चीनी, ये सब भी स्टेपल्स है, क्योंकि रेगुलर यूज होता है घर में, और फिर हम उसको महीने पे ग्रोसरी के हिसाब में, महीने के हिसाब से लाते हैं या फिर 15 दिन के हिसाब से लाते हैं, ठीक है। स्टेशनरी, बुक्स, पेंसिल, कलम, रिफिल, रबर, कटर, शार्पनर, ये सब क्या है, फास्टली यूज होने वाली चीज है, तो दीज कम्स अंडर स्टेपल। फैशन, फैशन को जो डिफाइन करता है वो सारे कंजम्पशंस, वो सारे गुड्स जो करंट फैशन के बेसिस पे डिमांड में आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो इसको हम फैशन बोलते हैं। ये फैशन कंपैरेटिवली थोड़े लंबे समय के लिए होता है, सीजनल होता है, और गुड्स का डिमांड फैशन पे डिपेंड करता है। जैसे कभी किस चीज का डिमांड बहुत अधिक होता है, मान लो कभी हम देखते हैं कि कभी अभी जो है प्रिंटेड स्कर्ट्स बहुत ज्यादा है डिमांड में, राइट, ये पहले भी था, बीच में खत्म हो गया, फिर से आ गया। उसी तरह हम देखते थे पहले, बहुत पहले, ठीक है ना, अनारकली के जमाने में जो मूवी आई थी मुगले आजम, उस समय में अनारकली सूट आया करता था, वापस फैशन आया। तो ये फैशन है, समय समय पे पीरियड पे चेंज होते रहता है, वापस से अपने आप को रिपीट करता है और थोड़े लंबे समय के लिए चलता है, मतलब कम से कम 3-4 साल तो निकल जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा स्टेबल होता है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन 3-4 साल अगर कोई चीज आता है तो वो 3-4 साल तक चलता है, उसके बाद वो ट्रेंड चेंज होता है। तो मर्चेंडाइजर आर एक्चुअली वेरी टैक्टफुली दे इंट्रोड्यूस द चेंजिंग ट्रेंड टू देयर कस्टमर्स, राइट, मैं बताऊंगी आगे कि कैसे, लेकिन वही धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने एरिया के कस्टमर को कि देखो बाहर में अब ये चल रहा है, ये ज्यादा डिमांड में है। तो इस तरीके से आपका जो भी लोकेलिटी है, जो भी जगह है, वहाँ पे ट्रेंड पकड़ता है, जो नया फैशन है उससे वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो सामान को वाइजली सेलेक्ट करते हैं और लाते हैं। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट है फैड। अब फैशन एंड फैड में एक ही डिफरेंस है कि फैशन रिलेटिवली स्टेबल होता है, मैं बोल रही हूँ रिलेटिवली, यानी कि अगर हम तुलना करें फैशन का और फैड का, तो फैशन थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल चल सकता है, लेकिन जो फैड्स है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, आते हैं जिस तरह से आते हैं उसी तरह से जल्दी से मार्केट पकड़ते हैं और जल्दी से फिर निकल भी जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं पियर्सिंग, ठीक है ना, आप देखते होंगे एक जमाने में यहाँ 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 हर जगह पियर्सिंग का था, कुछ लोग पियर्स करा के कुछ पहने रहते थे, याद है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे गले पे, एक वो फैड वो आया, कुछ लोगों ने उसको यूज किया जस्ट टू शो करने के लिए कि हम अभी आधुनिक हैं और आज के जमाने के हिसाब से हम फैशन यूज करते हैं। ये बहुत कम समय के लिए 6 महीने साल भर में खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से टैटू, ठीक है ना, अलग अलग तरह का टैटू बनवाना, ये भी फैट का एक एग्जांपल है जो स्टेबल नहीं होता, आते जाते रहता है, ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है, राइट। तो जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो फैशन इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको हम फैड बोल सकते हैं। क्लियर? कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ मर्चेंडाइज फैड्स का एग्जांपल हो जाते हैं। एंड देन सीजनल आपको मालूम है, समर में कॉटन का क्लोथ्स का डिमांड बढ़ जाना स्वाभाविक है, विंटर में वुलन क्लोथ्स का डिमांड बढ़ जाना स्वाभाविक है, कॉफी का डिमांड विंटर में बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू समर, एंड समर में लस्सी, समर में छाछ, समर में जो कोल्ड बेवरेजेस है उनका डिमांड बढ़ जाता है, समर में सनग्लासेस जो होते हैं उनका डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि वो उस सीजन के लिए एप्ट है, अम्ब्रेला रेनी सीजन में बढ़ जाता है। तो जो डिफरेंट सीजन्स में जो सामान का डिमांड बढ़ता है और फिर घटता है, ये सीजनल मर्चेंडाइज में। यहाँ तक क्लियर है? यही 4 अलग अलग तरह के मर्चेंडाइज है। क्या क्या बताया मैंने? स्टेपल, फैशन,
फैट्स एंड फैट सीजनल। सीजनल। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। मर्चेंडाइज मैनेजमेंट देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज मैनेजमेंट। अच्छा ये बताओ तुम लोगों का ऑफलाइन क्लासेस कौन से ब्रांच में होता है? मैम पाटलिपुत्रा। ओके ठीक है। यस और मैम। आज कल के ऑल्टरनेट में आप लोग आते हैं क्या? कल आते हैं, कल के ऑल्टरनेट में वहाँ पे, तो आप लोग तो रोज ही जाते होंगे इनफैक्ट। ठीक है, मर्चेंडाइज मैनेजमेंट अब हम पढ़ते हैं कि मर्चेंडाइज, अभी आपको मैंने मर्चेंट बताया, मर्चेंडाइजिंग क्या होता है वो मैं अब बताऊंगी। एंड मर्चेंडाइज क्या हुआ, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज। अब इस मर्चेंडाइज का मैनेजमेंट कैसे करना है, जैसे जिस सामान को आप बेच रहे हैं दैट बिकम्स योर मर्चेंडाइज, हाउ विल यू मैनेज दिस मर्चेंडाइज, डिपेंड करता है किस तरीके के सामान में आप डील कर रहे हैं, उस हिसाब से आप बाई करेंगे, ऑर्डर करेंगे, स्टॉक में रखेंगे और निकालेंगे। दैट ऑल कंसीडर, दैट ऑल कवर्ड अंडर मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट। जैसे कि पहला मर्चेंडाइज प्लानिंग, क्या खरीदना है, ठीक है ना, व्हाट टू बाय, कहाँ से खरीदना है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम whom टू बाय, फ्रॉम वेयर टू बाय, जो सोर्स ऑफ सप्लाई है ये भी मर्चेंडाइज मैनेजमेंट का पार्ट है। एक्विजिशन कैसे करेंगे आप सामान को, हैंडलिंग यानी जब आप खरीदेंगे तो हाउ विल यू प्लेस दोस मर्चेंडाइज इन योर स्टोर, यानी आपका डिस्प्ले किस तरह का होगा, किस तरीके से वो अट्रैक्टिव डिस्प्ले बनाएंगे कि लोग घूमते घूमते आएंगे और उसको सामान को उठाकर हाथ में देखना शुरू कर देंगे। मैं बताती हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बहुत हम प्लान करके खरीदने नहीं जाते। आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का नाम बताइए, जो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्लान करके जाते नहीं पर दिख जाता है तो ले लेते हैं। एक आध बताइए, आप लोग बता सकते हैं खुद, आप लोग जाते हैं सामान खरीदने डिपार्टमेंटल स्टोर में, कन्वीनियंस स्टोर में, कैसे कोई कोई सामान जो आपके बिल्कुल भी बजट में नहीं होता या आपके बिल्कुल लिस्ट में नहीं होता, लेकिन आप यू एंड अप विद बाइंग दोस थिंग्स। मैम कुकीज। वेरी गुड। कुकीज को कौन सा ऐसा चीज है जो आपको मन करता है खरीदने, उनका पैकेजिंग, राइट, उनका जो ऊपर से सजावट होता है या फिर उनका पैकेजिंग होता है या जो उसपे इमेज होता है, ये सब आपको क्या करता है, इम्प्रेस करता है और आप ले लेते हैं। बहुत सारे जो खट्टे मीठे गोलियां होती है, आप देखोगे जब दुकान में जाओगे तो इसमें अननेसेसरी आइटम्स है ना जो आपके लिस्ट में नहीं हो, सबसे पहले रखा रहेगा। तो सबसे पहले रखा रहता है क्योंकि अगर वो कोने में रखा रहेगा तो यू मे मिस आउट, है ना, आपको जरूरत नहीं है, आप इतना सर्च नहीं करोगे उसको खरीदने में। अनारदाना तो कोई और मैंने देखा है तरह तरह के डब्बे में, सुंदर सुंदर डब्बे में अलग अलग तरह का जो इमली का या फिर अलग अलग फ्लेवर का गोला या गोली जो होता है जो हम लोग लेते हैं वो सजा के रखा रहता है और सबसे फ्रंट में रखा रहता है। लाइक उसी तरह चिप्स, बिंगो और मैड एंगल्स, ये सब चीज जो आपके लिस्ट में आप खरीदने के लिए नहीं जाते लेकिन वो सबसे फ्रंट में डिस्प्ले में इतने अच्छे से सजा के रखा होता है, वो उस परचेज जो हम बिना प्लान किए जाते हैं और दिख जाता है तो ले लेते हैं, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव, ठीक है ना, इम्पल्स बाइंग बिहेवियर, जो आपने देखा और आपको मन कर गया लेने का, राइट, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। तो बहुत सारे सामान अभी क्या करता है, जो जिस मर्चेंट को इन सारे सामान सत्या म्यूट करो। ठीक है, जिस मर्चेंट को ये सारे सामान मान लो बेचना, वो क्या करेगा, मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट में ऐसे सामान को सबसे फ्रंट में रखेगा ताकि आप देखते ही इसको लेने का आपको मन करे, ठीक है ना। जैसे उसने कुकीज का बिल्कुल फ्रंट में रहता है, वो छुपा के रखा रहेगा दुकान में या कहीं ऐसे कोने में रखा रहा जिस पर नजर नहीं जाएगा तो कोई डिमांड नहीं करेगा, वो रखे रखे खराब हो जाएगा, राइट। ज्यादातर चीजों बाहर में पर्पसली रखा जाता है, पीपल विल impulse buy those things, impulsively buy, out of impulse people purchase such things। तो आप कैसे उसको अरेंजमेंट कर रहे हैं ये भी मर्चेंडाइजिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड देन मॉनिटरिंग, क्या मॉनिटर करना है, स्टॉक को, इन्वेंट्री लेवल को मॉनिटर करना है एंड देखना है कि मर्चेंडाइज मूवमेंट किस तरीके से स्टॉक से बाहर निकल रहा है सामान, उस तरीके से आप अगेन क्या करेंगे, तो बाइंग डिसीजन लेंगे। समझ में आया? मर्चेंडाइज मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, व्हाट टू बाय, फ्रॉम whom टू बाय या फिर सोर्स ऑफ सप्लाई क्या होगा, how will going to display those things, and then how will monitor our stocks or inventory. These 4 are the important point of merchandise management, ठीक है। then now अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, व्हाई मर्चेंडाइज मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो आप
मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट तो इम्पोर्टेंट हो इसलिए क्योंकि आप कस्टमर सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे एरिया में जो अधिक कस्टमर वो किस एज ग्रुप का है और किस सामान का या किस तरह के सर्विसेज का अधिक डिमांड करता है, ताकि आप उनके नीड को सेटिस्फाई कर सकिए, आप उनको सर्व कर सकिए उस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करा के। तो यू हैव टू डिफाइन द कस्टमर सेगमेंट जिनको आपको सर्विस देना है या फिर जिनको आपको प्रोडक्ट बेचना है, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन स्टडिंग द डिमांड, टेस्ट एंड फैशन, जो भी वहाँ का ट्रेंड है, जो फैशन है या जिस टेस्ट के वहाँ पे कंज्यूमर है वो आपको समझ कर क्या रूरल एरियाज में, सीधे मुझे रूरल एरियाज में जब आप सामान, रूरल एरिया छोड़ दो, मैं दिल्ली का ही एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली में ही बहुत सारे एरियाज हैं, कोई रोहिणी का एरिया है, कोई गुड़गांव फेज 2 का एरिया है, कोई साउथ एक्स का एरिया है। अब पेंटालून्स का ही शोरूम है, एंड का ही शोरूम है, ठीक है ना, एरो का ही शोरूम है, लेकिन अलग अलग एरिया में शॉपर स्टॉप है, लेकिन अलग अलग एरिया शॉपर स्टॉप में आपको अलग अलग तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। मैं बता दूं, अगर आप चले जाए साउथ एक्स तो आपको बिल्कुल प्रीमियम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कस्टमर है वो काफी डिमांडिंग कस्टमर है, ठीक है ना, वो बहुत अधिक महंगा और प्रीमियम प्रोडक्ट डिमांड करते हैं। तो उस मार्केट में आपको एकदम रईसों का मार्केट मिलेगा, खाली ब्रांडेड स्टोर मिलेंगे वहाँ पे, और वो भी चुनिंदा सामान आपको मिलेगा। वही आप रोहिणी के किसी सेक्टर में मिल जाए तो आपको नॉर्मल रेंज का सामान मिलेगा, उतना ज्यादा वाइड वैरायटी या फिर प्रीमियम वैरायटी नहीं मिलेगा, भले ही वो शॉपर स्टॉप है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ के कस्टमर का जो नॉर्मल डिमांड रहता है उसके बेसिस पे वो अपना सामान खरीदते हैं और लाते हैं। जिस जगह पे जैसा डिमांड है उस तरीके का सामान को बेचो। ये कब समझ में आएगा? जब आप कस्टमर को रीच कर लेंगे, है ना, कस्टमर के टेस्ट को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो इस तरीके से, तभी हो पाएगा, राइट। इसीलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट का। ये दोनों चीज जब आप स्टडी कर लेते हैं देन यू कैन प्लान क्या कि शॉर्टेज ऑफ स्टॉक जो है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा शॉर्टेज है आपके पास स्टॉक का तो क्या होगा, आपका जो सेल है वो कम होता चला जाएगा। पीपल विल कीप मूविंग ऑन द अदर ऑप्शंस, राइट। तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा, आपका सेल क्षतिग्रस्त हो जाएगा, सेल कमी हो जाएगी सेल में। और दूसरा है, अगर एक्सेस ऑफ स्टॉक हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा, आपको हमेशा डिस्काउंट दे करके, कुछ फ्री दे करके आपको अपना सामान निकालना पड़ेगा। ये हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं है, राइट। क्योंकि एक्सेस स्टॉक कभी कभी आप यूएसएस करते हैं तो सही है, ठीक है ना, आप अपना स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन all the time if you have plenty of stock and it's not moving regularly frequently तो क्या होगा, आपका फंड उसमें लॉक हो जाता है और उसके बाद कंपनी को नेक्स्ट जो लॉट खरीदना है उसको खरीदने में प्रॉब्लम होती है, राइट। इसीलिए मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई द ट्रेंड, द टेस्ट एंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर एंड आल्सो कैटेगराइज डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट। उनके बेसिस पर ये हेल्प होता है इनको कि हम क्या सही ऑर्डर है स्टॉक का जो ऑर्डर करें और मेंटेन रखें, ताकि ना तो हमारे कस्टमर खाली हाथ हमारी दुकान से वापस जाए और ना ही हमारे पास इतना अधिक स्टॉक हो जाए कि हमारा फंड या हमारा कैश उसमें फंसा रह जाए, ठीक है, और हमको उसको क्या करें, डिस्काउंट दे करके निकालना पड़े। समझ में आया? चलो, प्रिंसिपल ऑफ मर्चेंडाइजिंग हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन अभी भी कैमरा, यस मैम। हाँ, तो मैं उनको अभी भी एब्सेंट मार्क कर रही हूँ, ठीक है। अब सब एब्सेंट हैं। ओके, बाकी के लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर दिए। 3, 1, 19, 8, 28 एंड 5 एब्सेंट इन माय क्लास। जस्ट ठीक है, बता दो, मैं बना दूंगी। 1 तो नहीं है, 2, 3 प्रेजेंट मैम। 4 नहीं एब्सेंट, 4, 5, 6 प्रेजेंट मैम। 7, 8 एब्सेंट, Yes, ma'am. एब्सेंट, Ma'am, 9, camera on है. 9, 10, 11, प्रेजेंट मैम। 12, 13, 14,
Yes, ma'am. 15, 16, 17, Present, 18, ma'am. 18, 18, 19, no, 20, 20 है क्या? 21, Present, ma'am. 22, 23, 24, 25, 26, 25, okay, 26, 27, Present, ma'am. 27. okay, 29, 30, 31, Yes, ma'am. 32, 32, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, मैंने अटेंडेंस मार्क कर लिया है, 9 स्टूडेंट को मैंने प्रेजेंट मार्क किया है, rest others are absent in my class. ठीक है, thank you class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.